बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है और ऑन डिमांड है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से ही कवर करूँ। बाय द वे, इस्टेब्लिशमेंट, न्यूट्रल, एम्पायर और खलाई मखलूक, ये तमाम चीज़ें एक ही तरफ इशारा देती हैं, वो पाकिस्तान की मिलिट्री। अगर उसको भी थोड़ा सा कंसाइज़ करूँ तो जब भी कोई मीडिया पर्सनल या पॉलिटिशियंस जब इस्टेब्लिशमेंट का नाम रहे होते हैं तो बेसिकली उनका मुखातब करने का मकसद होता है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को, क्योंकि तमाम एजेंसीज़ उनके ही अम्ब्रेला के अंडर काम करती हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री या इस्टेब्लिशमेंट इतनी उसकी इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स के अंदर कैसे आ चुकी है, इसके लिए हम चलते हैं 1947 पे। जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी जो मुश्किल थी उस वक्त की पाकिस्तान को एक मज़बूत आर्मी की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे और इंडिया के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन थी, वो था कश्मीर का इशू, मेजर इशू, जिस पे हम काफ़ी सारी वॉर्स भी लड़ चुके हैं। तो हमें पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की ज़रूरत थी और 1958 में अयूब ख़ान ने टेक ओवर करके इसको अरूज बख्शा। और अरूज बख्शने का नुकसान ये हुआ कि मुल्क के अंदर सिविल इदारों ने, डेमोक्रेसी ने ग्रो करना छोड़ दिया। देखें, याद रखें, जब भी मार्शल लॉ लगता है, लोग कहते हैं मार्शल लॉ लगना चाहिए, लेकिन मार्शल लॉ कभी भी लगना नहीं चाहिए। एक मार्शल लॉ लगने से मुल्क 100 साल पीछे चला जाता है। वो कैसे? क्योंकि आपके बाकी इदारे ग्रो नहीं कर पाते, आपकी डेमोक्रेसी ग्रो कर नहीं पाती। ये अगर 33 साल, ये टोटल 33 साल बनते हैं जिसमें मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है। अगर ये 33 साल डेमोक्रेसी होती तो आज शायद पॉलिटिकल चेहरे कुछ और होते, पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक सिस्टम कुछ और होता, पार्लियामेंट की पावर्स कुछ और होती, जुडिशरी की जो एक इन्फ्लुएंस है वो कुछ और तरह से होता, ऐसा ना होता। तो इसकी मिसाल ज़िंदा आज यही है कि आप देख लें न्यूज़ के अंदर, जब कोई नागहानी आफत आ जाती है, फ्लड आ जाता है या फिर अर्थक्वेक आ जाता है, तो आपको हमेशा पाक आर्मी के नौजवान ही क्यों मिलते हैं? आपको किसी सिविल इदारे का कोई बंदा क्यों नहीं है लोगों की मदद करता हुआ मिलता? सिर्फ एक ही इदारा रह गया पाकिस्तान की टेक केयर करने के लिए, बाकी इदारे क्योंकि वो ग्रो कर ही नहीं सके, उनको ग्रो करने का मौका ही नहीं देगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जब 1947 से 1958 तक तकरीबन 11 साल बनते हैं, उन 11 साल में पाकिस्तान वॉज इवॉल्विंग, लर्निंग। उसने टेस्ट एंड ट्रायल, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। वो भी इस डेवलपिंग स्टेज में था कि मार्शल लॉ लग गया, वो चीज़ें वहीं पे स्टॉप हो गई। मार्शल लॉ हटने के बाद कभी भी आज तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं रही है, और उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान के उन इदारों को ग्रो करने का मौका नहीं दिया गया। आर्मी और जो पाकिस्तान की मिलिट्री है और एक स्ट्रॉन्ग फ़ौज बहुत इंपॉर्टेंट है मुल्क के लिए, लेकिन बाकी इदारों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्या आर्मी उनके काम भी करती रहेगी? कब तक करती रहेगी? पॉलिटिशियंस नाअहल हैं, कब तक नाअहल रहेंगे? लेकिन उनको ग्रो करने का मौका दिया जाए, नए लोग आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन अगर सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, हमारी लेजिस्लेशन, हमारी अदलिया, हमारी एग्जीक्यूटिव, और अगर मीडिया की बात की जाए तो ठीक है, फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट, और इन सब को ना कवर करने वाली चीज़, मतलब इन सब को बाउंड रखने वाली चीज़ आई थिंक मिलिट्री है। और उनकी पावर आपको पता है, इंटेलिजेंस से है, बंदूक से है, उन तमाम चीज़ों से उनकी पावर है। तो खैर, एनीवेज, बैक टू द टॉपिक, इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल रोल क्या है? डिक्टेटरशिप 33 इयर्स, और फिर उसके बाद हमारे जो सिविल इदारे हैं वो इतने मेच्योर नहीं हो पाए कि वो किसी लेवल तक पाकिस्तान को ग्रो करके ले सकते। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इन तमाम चीज़ों में वो है पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी। फ़ॉरेन पॉलिसी से मुराद ये होता है कि पाकिस्तान ने कैसे फ़ॉरेन रिलेशनशिप डेवलप करने हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार हासिल होता है, वो कैबिनेट के साथ और प्रेसिडेंट के साथ मिलके वो फ़ॉरेन पॉलिसी डिफ़ाइन करे, और मिनिस्ट्री ऑफ फ़ॉरेन अफेयर्स उनको असिस्ट करती है, और देन दे विल गो। और ज़ाहिर सी बात है, एजेंसी उसकी असिस्टेंस के साथ सब कुछ होता है, ऐसे नहीं होता। सिक्योरिटी एजेंसी साथ शामिल होती है, क्योंकि ये तमाम एक पेज पे होते हैं, इन्होंने एक मुल्क को रिप्रेजेंट करना होता है, मुल्क को आगे लेके चलना होता है। जब फ़ॉरेन पॉलिसी सिर्फ एक बंदा बनाएगा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ कोई सिक्योरिटी एजेंसी का बंदा या मिलिट्री में से कोई बंदा बनाएगा, तो उसका इंटरेस्ट होगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी, उसका इंटरेस्ट इकोनॉमी नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी होगा। तो सिक्योरिटी से, तनाजुर से हर चीज़ को देखेगा। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो इन तमाम चीज़ों को टेक ओवर करेगा, देखेगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री, और उसको लेके चलेगा। तो खैर, एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो क्यों नहीं चाहिए। वैसे बाय द वे, नेक्स्ट वीडियो मैंने डिसाइड की हुई थी कि इन्फ्लेशन, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन की वजूहात क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, और हम इसमें क्या अपने रोल प्ले कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और राब्तों में रहें, खुश रहें। फ़ी अमानिल्लाह।